Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back with the new topic and with the new subject, that is European diplomacy. Basically, it is a subject of international relations in the 5th semester. We are studying in the Karachi University. So इसका हम पहला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से यूरोपियन डिप्लोमेसी का। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन ये है कि हम यूरोप की डिप्लोमेसी क्यों पढ़ रहे हैं, हम किसी और कंट्री का या किसी और कॉन्टिनेंट की डिप्लोमेसी को क्यों नहीं पढ़ रहे। जैसे कि एशिया भी कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, तो इन कंटिनेंट्स की हम डिप्लोमेसी को क्यों नहीं पढ़े और सिर्फ यूरोप को ही क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि यूरोप एक वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा वॉर्स लड़ी गई हैं। ठीक है, आपने हिस्ट्री में देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और इससे पीछे अगर हम जाएं तो 115 ईयर्स वार, 30 ईयर्स वार। ठीक है, और इससे छोटी छोटी वार और भी जो है दुनिया में या यूरोप कॉन्टिनेंट में लड़ी गई हैं। और उन वार्स को रोकने के लिए, उन वार से छुटकारा पाने के लिए ये जो है यूरोपियंस जो हैं डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते थे और ट्रीटीज़ बनाते थे और ट्रीटीज़ से इन वार को रोका जाता था। ठीक है, जैसे कि 150 ईयर्स वार हुई तो उस वार को रोकने के लिए ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बनाई गई। ठीक, फिर उसके बाद जब 30 ईयर्स वार होती है, रिलीजियस वार होती है और उस वार को रोकने के लिए ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया बनाई जाती है। फिर उसके बाद हम बात करें वर्ल्ड वार 1 की, वर्ल्ड वार 1 को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन बनाई जाती है। फिर उसके बाद वर्ल्ड वार 2 के रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन, देन कोल्ड वार। लेकिन अभी हम रिसेंटली अगर बात करें रशिया और यूक्रेन की, विच इज़ आल्सो इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये रीज़न है कि हम इसलिए यूरोपियन डिप्लोमेसी को हम पढ़ रहे हैं। तो कॉन्टिनेंट क्या मतलब होता है? कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनी कंट्रीज़। ठीक है, जिसमें ज़्यादा कंट्रीज़ होती हैं उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास इस दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं दुनिया में। यूरोपियन डिप्लोमेसी का क्या मतलब है? वर्ल्ड यूरोपियन डिप्लोमेसी का मैनेजिंग ऑफ एक्टिविटीज़ अमंग यूरोपियन कंट्रीज़। ठीक है, इसका यूरोपियन डिप्लोमेसी का ये मतलब है। फिर जब जैसे कि वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होती है, वर्ल्ड वार 2 के बाद मतलब यूरोपियंस ने ये सोचा कि वार्स में कुछ रखा ही नहीं है, हमारा नुकसान होता जा रहा है और फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा। तो इससे बेहतर है हम वार्स की जगह हम क्या करें? कोऑपरेशंस करें विद ईच अदर। ठीक है, तो वो कोऑपरेट करते हैं। लेट्स कोऑपरेट विद ईच अदर इन ऑर्डर टू डेवलप। अपने आप को डेवलप करना है तो कोऑपरेट करें। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो हमारा नामो निशानी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 के बाद ना सिर्फ वॉर्स ख़त्म हुई बल्कि ब्रिटिश कॉलोनी भी ख़त्म हो गई। बहुत सी कंट्रीज़ बरतानिया की कॉलोनी से आज़ाद हो गई और जेम्स वन पहले शख्स थे जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनी स्टार्ट की थी। तो जैसे मैंने बताया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं यूरोपियन डिप्लोमेसी की। वी आर स्टडिंग यूरोपियन डिप्लोमेसी बिकॉज यूरोप हैड मैनी वार्स एंड दे गेट रिड ऑफ वार्स। सही है, बहुत सी वार्स में लड़ी गई और उस वार से छुटकारा पाने के लिए, और इसलिए हम ज़्यादातर यूरोप छुटकारा पाने के लिए वो क्या करते थे? डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते थे या ट्रीटीज़ का इस्तेमाल करते, ट्रीटीज़ बनाते थे उस वार को रोकने के लिए। ठीक है, हिटलर ने जब पोलैंड पे अटैक किया फिर उसके 2 दिन बाद जो है वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाती है। हम शॉर्ट में इस बात कर रहे हैं वर्ल्ड वार 2, आप वैसे अलग से इसको कर सकते हैं, इसका कवर कर सकते हैं टॉपिक। हम शॉर्ट चल रहे हैं क्योंकि हमें यूरोपियन डिप्लोमेसी पढ़ना है। सही है, फिर उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होती है, विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर वो क्या करता है? वो पोलैंड, जर्मनी पे अटैक कर देता है और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पे अटैक कर देता है। तो इससे क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वार एंड होती है 8 मई को 1949। यूरोप सरेंडर कर देता है, लेकिन जापान एक एशियन कंट्री वो सरेंडर नहीं करता। ठीक है, जापान के बारे में कहा जाता है कि जापान एक एशियन कंट्री है, एक ऐसी एशियन कंट्री है जो एन एशियन कंट्री विथ यूरोप बिहेवियर। ठीक है, विद यूरोपियन बिहेवियर। और
यूएसए एक जो है पहली स्टेट थी, पहली कंट्री थी जिन्होंने एटम बम बनाया, और ये पहली कंट्री थी जिन्होंने एटम बम का इस्तेमाल, पहली और आखिरी कंट्री है जिन्होंने एटम बम का इस्तेमाल किया। और जापान इज़ द फर्स्ट कंट्री एंड द लास्ट कंट्री विच वाज एटमाइज्ड, ठीक है, जिस पे एटम बम गिराया गया और 2 डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे। तो अभी हम देखें कि अभी हमारे पास जो है यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, विच इज़ कंसिस्ट ऑफ 27 कंट्रीज, बट बिफोर यूरोपियन यूनियन इट वाज द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कम्युनिटी अमंग यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। ये था यूरोपियन यूनियन से पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कंट्री थी, जो कि ये साइन की गई ट्रीटी ऑफ रोम में, इसको हम ट्रीटी ऑफ रोम भी कहते हैं, या ट्रीटी ऑफ रोम में इसको साइन किया जाता है। कब साइन होती है? ये होती है 25 मार्च 1957, विच इज़ द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, सही है। ये साइन होती है 25 मार्च 1957 में, और इसको इफेक्ट किया जाता है, ये इट केम इनटू इफेक्टेड इन 1 जनवरी 1958। तो जैसे ये मैंने बताया कि कोल्ड वॉर का पीरियड था, तो यूरोप जो था वो 2 इसमें ग्रुप में डिवाइडेड था, सॉरी जर्मनी जो था वो 2 इसमें डिवाइडेड था ग्रुप में, या तो 2 हम पार्ट्स में कह सकते हैं कि डिवाइडेड था। एक था वेस्ट जर्मनी, दूसरा था ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी पर यूएसए का इन्फ्लुएंस था, और ईस्ट जर्मनी पर यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस था, ठीक है। अब बात करें यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स की जिन्होंने ये यूरोपियन इकोनॉमिक बनाई थी, उसमें आते हैं बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, वेस्ट जर्मनी, ठीक है। तो ये क्या थी? ये फाउंडिंग मेंबर्स थे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की। दे आर ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसके बाद यूके, डेनमार्क और आयरलैंड ज्वाइन करते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को 1973 में। फिर इसके बाद ग्रीस ज्वाइन करता है 1981 में, देन पोर्चुगल एंड स्पेन 1986 में। फिर ईसीसी का जो है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का नेम चेंज किया जाता है कोल्ड वार के बाद। और कैसे चेंज होता है? ये जो मेंबर्स होती हैं, फाउंडिंग मेंबर्स होती हैं, वो एक जगह नीदरलैंड्स में मिलते हैं, मैस्ट्रिच में, और वहाँ पर जो है एक ट्रीटी साइन करते हैं, और इस ट्रीटी के दौरान ही इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, जिसको ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मल नेम है ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच। और कितने मेंबर्स होते हैं? ईसीसी जो है इसका जो नेम था EEC changed into European Union, ठीक है, with the Treaty of Maastricht, and it was signed on 7 February 1992 and came into effect on 1 November 1993। अब इसके बाद इन्होंने चाहा कि हमारा और भी ज़्यादा हमारे आपस में जो है कोऑपरेशन हो, हमारी जो इकोनॉमी हो वो और ज़्यादा डेवलप हो। तो उसके लिए उन्होंने एक और जो है एक ट्रीटी साइन की, या उन्होंने एक पॉलिसी जो है जिसको कहा जाता है मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, कॉमन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। कॉमन मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का मतलब ये है कि मॉनेटरी का मतलब कनेक्टेड विद द मनी विद एनी कंट्री, ठीक है, या और फिस्कल का मतलब है कनेक्टेड विद गवर्नमेंट और प्लेस और पब्लिक मनी, स्पेशली टैक्सेस, ठीक है। अब बात करते हैं यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन। यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन इसका नाम दिया गया जिन्होंने मतलब ये कहा कि हमें और भी ज़्यादा आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, और इन्होंने यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन के नाम से कोऑपरेशन स्टार्ट की, ठीक है। फाइनली यूरोपियन यूनियंस उस पर आते हैं। यूरोपियन यूनियंस के अभी कितने मेंबर्स हैं? 27 मेंबर्स हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी करेंसी बनाई जिसको यूरो कहा जाता है, और इसका बर्थ प्लेस कहाँ है? नीदरलैंड्स में, ठीक है। उन्होंने अपनी करेंसी यूरो बनाई, और इस पूरे रीजन को, या हम इसको जो भी मतलब यूरोपियन कंट्रीज हैं इनको हम यूरो जोन कहा जाता है। और इनफॉर्मल नेम इसको जो मतलब ये एक इनफॉर्मल नेम है, और इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है यूरो एरियाज,
ठीक है। इन्होंने यूरो सिस्टम एस्टेब्लिश किया, उन्होंने यूरोपियन बैंक एस्टेब्लिश किया 5 इयर्स के बाद, और जिसका नाम था यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जो कि जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में एस्टेब्लिश की जाती है ऑन 1 जून 1998। ठीक है। और यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन का जो दूसरा नाम था वो था इकोनॉमिक मॉनेटरी यूनियन। ठीक है। उसके बाद जो है इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हम डिस्कस करेंगे, तो यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन के 12 मेंबर्स थे, जिसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, द नेदरलैंड्स, स्पेन, पोर्चुगल, ग्रीस एंड लग्जमबर्ग, ये फाउंडिंग मेंबर्स थे यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन के। फिर उसके बाद दिसंबर 2019 के इलेक्शन के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट फाइनली रेटिफाइड withdrawal agreement with European Union and known as Withdrawal Agreement Act 2020.